Hello everyone, welcome to ePortal of Apex Academy Roorkee. I am Vipul Saini, faculty from Department of Civil Engineering. So through these video series, we are studying our first subject, that is the soil mechanics. In the previous lecture, we studied about the classification of the fine soil. We classify the fine soil by the help of sedimentation analysis. We studied about the hydrometer method as well as pipette method. So in this video lecture, we studied about the consistency limit, and in the next lecture, we study the types of consistency, that is the liquid limit, plastic limit and shrinkage limit. So today's topic is consistency limit. Topic is consistency of soil. Okay. तो कंसिस्टेंसी का जो मतलब है, पहले वो समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब क्या है. तो देखो, कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब है कि डिफॉर्मेशन इन सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि जब हम आर्टिफिशियली किसी भी सॉइल सैंपल में वाटर को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल सैंपल में कितना डिफॉर्मेशन होता है, विच इज़ नोन एज द कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो पॉइंट में लिखते हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी मीन्स it is relative ease by which the soil can be deformed. ठीक है, by which the soil can be deformed. Relative ease and deformation of soil. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का जो सिंपल मतलब है वो है कि कितनी आसानी से हमारे पास जो सॉइल है उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा. कब? जब हम उसमें एक्सटर्नली वाटर को ऐड करेंगे. ठीक है, तो एक बात कि जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी जो नेचुरल कंडीशन में वाटर प्रेजेंट है उसमें हम डिफाइन नहीं करते. कंसिस्टेंसी हम तभी डिफाइन करते हैं जब किसी भी सॉइल सैंपल में हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन होती है वो डिफाइन करती है कंसिस्टेंसी. ओके, सो इट इज़ द रिलेटिव ईज, कितनी आसानी से, बाय विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म, सॉइल डिफॉर्म हो सकता है. सो इट इज रिलेटेड टू वाटर कंटेंट. सेकेंड पॉइंट इज इट इज रिलेटेड टू वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट का मतलब समझ गए ना, कि सॉइल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें ताकि वो इजीली डिफॉर्म हो जाए, विच इज नोन एज कंसिस्टेंसी. ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं. थर्ड पॉइंट में हमारा है कि जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी जो ये टर्म है, सबसे पहले ये टर्म दी थी एटरबर्ग ने, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट. इट इज डिफाइंड बाय Atterberg, so that it is also known as Atterberg limit. ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं. फोर्थ पॉइंट हमारा है कि जो हमारे पास कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी सॉइल की कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 स्टेज में हमने इसको डिवाइड किया है. 4 स्टेज कौन सी है देखते हैं. इट divided into 4 stages. ठीक है, 4 स्टेज कौन सी है. सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सॉरी, थर्ड वन इज प्लास्टिक, एंड फोर्थ वन इज लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो देखो कंसिस्टेंसी का जो सिंपल मतलब है वो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें डिफाइंड है. सेकंड में डिफाइंड है कि कंसिस्टेंसी का जो हम यूज़ करते हैं, ये जो टर्म है इसको हम यूज़ करते हैं, वो करते हैं जब हम एक्सटर्नली वाटर ऐड करें, मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द वाटर कंटेंट. थर्ड लाइन में जो मतलब है,
इसका मतलब है कि जो सबसे पहले कंसिस्टेंसी का मीनिंग बताया था या सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था, तो वो क्या था, साइंटिस्ट एटरबर्ग ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट। फोर्थ, कि ये जो कंसिस्टेंसी है ये एक सिचुएशन है, और ये सिचुएशन को, ये जो सिचुएशन है ये क्या करती है, ये किसी सॉइल को 4 स्टेज में डिवाइड कर देती है। या तो इस जो हमारे पास सॉइल सैंपल होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, या सेमी सॉलिड में होगा, या वो प्लास्टिक कंडीशन में होगा, या लिक्विड कंडीशन में होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो किस स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि कंसिस्टेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें ये जो हमारे पास 4 स्टेज है इनका क्या रोल है, ठीक है। तो देखो ये जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम कंसिस्टेंसी ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी में बेस क्लियर रहा तभी हमारे पास जो आगे लिमिट्स हैं, दैट इज़ लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट, जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनता है, तो वो हम बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो कंसिस्टेंसी टर्म है उसे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं। देखो अब पॉइंट वाइज ग्राफ को समझते हैं। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उसमें हम क्या डिनोट करेंगे, उसमें हम डिनोट करेंगे वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। और जो हमारे पास वाई एक्सिस है इसमें हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ बना दूं, उसके बाद समझते हैं कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बनता है। ये जो हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं WS, इसको बोलते हैं WP एंड दिस इज WL, ठीक है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं VD, अभी मीनिंग देखते हैं। इसको हम बोलते हैं VP और इसको बोलते हैं VL, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने 6 टर्म्स देखी, तो इन टर्म का मतलब देखते हैं। देखो WS हमारा होता है श्रिंकेज लिमिट, WP हमारा होता है प्लास्टिक लिमिट, और WL हमारा होता है लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो WS मीन्स it represent shrinkage limit, WP means plastic limit, ओके, और WL का मतलब है लिक्विड लिमिट। तो देखो जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों लिमिट कवर करेंगे कि श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालते हैं, प्लास्टिक लिमिट कैसे निकालते हैं, और लिक्विड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। VD का मतलब है, देखो VD का मतलब है ड्राई वॉल्यूम, VP का मतलब है वॉल्यूम व्हेन सॉइल इन प्लास्टिक स्टेज, और VL का मतलब है वॉल्यूम व्हेन सॉइल इन लिक्विड स्टेज, ठीक है। तो देखो VL हमारे पास क्या है, VL हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल व्हेन इट इज इन द लिक्विड लिमिट, इट इज ऑन द लिक्विड लिमिट। VP का मतलब है कि वॉल्यूम हमारे सॉइल सैंपल का जब हमारा जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो प्लास्टिक लिमिट पर है, ठीक है। ये होता है सॉलिड, दिस इज सेमी सॉलिड, दिस इज प्लास्टिक, और ये जो रीजन होता है ये हमारा होता है लिक्विड रीजन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ग्राफ ऐसे क्यों बना। तो ग्राफ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में हमारे पास है
वाटर कंटेंट और वाई एक्सिस में हमारे पास है वॉल्यूम। तो देखो अभी हम यहाँ से आगे का समझते हैं। यहाँ से आगे का क्या है, जो हमारे पास वाटर कंटेंट है और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे कि कोई भी किसी भी सॉइल सैंपल में अगर हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। मीन्स बाय द एडिशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एनी सॉइल सैंपल देयर इज अ रिकॉर्ड इन इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी सॉइल सैंपल में जो वाटर है वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वॉल्यूम भी साथ ही साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास पॉइंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट से पहले जो कंडीशन है वो कुछ अलग है। वो अलग क्यों है, वो अलग इसलिए है जो कि हम चलो समझते हैं फेज डायग्राम से कि ये कंडीशन अलग क्यों है। ठीक है, तो फेज डायग्राम में ये सॉलिड पार्ट हुआ और ये एयर हुआ। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्या रिप्रेजेंट किया, टू फेज डायग्राम रिप्रेजेंट किया जिसमें सॉलिड है और एयर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ड्राई सॉइल सैंपल। ठीक है, हमारे पास ड्राई सॉइल सैंपल है या ओवन ड्राई सॉइल है जिसमें सिर्फ सॉलिड है और एयर है। ठीक है, इसका मतलब इसमें वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट इसमें 0 है। द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इज 0। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। देखो वाटर कंटेंट 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है वाटर कंटेंट, यहाँ पे वाटर कंटेंट 0 है। यहाँ पे वाटर कंटेंट 0 का मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, वॉल्यूम हमारा होगा VD। वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय VD और VD की कुछ वैल्यू है। ठीक है, वॉल्यूम की कुछ वैल्यू है ऑब्वियसली। ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड और ये हमारा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल हमारा क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VD से। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि देखो दोबारा देख लो, हमने फेज डायग्राम बनाया। फेज डायग्राम कौन सा है, टू फेज डायग्राम है। टू फेज डायग्राम का मतलब सॉलिड है और सॉलिड के साथ साथ एयर है। तो क्या नहीं है, वाटर नहीं है। वाटर नहीं है तो क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सॉइल है ये ओवन ड्राई सॉइल है। ओवन ड्राई सॉइल का मतलब कि जो हमारे पास वाटर कंटेंट है वो 0 है। तो वाटर कंटेंट 0 है, कुछ वॉल्यूम है VD। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो कंसिस्टेंसी का हमने मतलब क्या पढ़ा था, कंसिस्टेंसी का मतलब पढ़ा था कि अगर हम सॉइल सैंपल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें, खुद से अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें तो सॉइल कितना इजीली डिफॉर्म होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, ये सॉलिड पार्ट सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया और इतना वाटर ऐड कर दिया कि इसने जो भी एयर थी एयर को स्पिल आउट कर दिया और एयर की जगह वाटर फिल्ड हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो देखो हमारे पास सॉलिड सैंपल था, सॉलिड सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द सॉलिड पार्ट। तो चेंज किस में हुआ, चेंज हमारा हुआ ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें। पहले वॉइड्स में क्या था, पहले वॉइड्स में एयर थी, अब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया तो अब वॉइड्स में क्या भरेगा, अब वॉइड्स में भरेगा वाटर। तो वॉइड्स में वाटर आ गया। तो देखो क्या टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ जब हमने वो वाटर ऐड किया सॉइल में, तो क्या टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ। टोटल वॉल्यूम क्या था यहाँ पे VD, क्या सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, हाँ देखो सेम वॉल्यूम है, सेम वॉल्यूम है। तो देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर। क्यों, द रीजन इज क्योंकि जो वॉइड्स थे पहले उनमें एयर थी और अब एयर की जगह वाटर आ गया, सिंपल। कोई चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम में, मीन्स वॉल्यूम ना ही इंक्रीज हुआ और ना ही डिक्रीज हुआ। डिक्रीज तो होना ही नहीं था, हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या तो सेम रहेगा या इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ तो इसका मतलब सेम रहा। सेम क्यों रहा, क्योंकि वाटर देख कौन सी जो जगह है वो ऑक्यूपाई करी, वाटर ने जो एयर वाली जगह थी ना वो ऑक्यूपाई कर ली और एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम सेम रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं रहा।
तो देखो ये जो कंडीशन रिप्रेजेंट करिए, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वाटर कंटेंट कितना होगा, वाटर कंटेंट को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेड बाय WS, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। और यहाँ पे जो वाटर कंटेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा कि जो हमारे पास सॉइल सैंपल है वो फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100% है, मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%। और सैचुरेशन एस की वैल्यू कितनी होगी, एस की वैल्यू 1 होगी। एस की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड हमारा सैंपल है, ठीक है। तो ये देखो, तो हाँ यहाँ पे देखो पहला सैंपल हमारा ये था, ठीक है। अब हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर देखो। तो वाटर कंटेंट हमने इंक्रीज करा तो क्या वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है वॉल्यूम, ठीक है। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं वो वाटर जो पहले से एयर प्रेजेंट है उसको जाके रिप्लेस कर दे रहा है, इसलिए कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक वो वाटर जितने भी वॉइड्स प्रेजेंट है उन सब में फिल्ड नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये कंडीशन ऐसी है, इस कंडीशन में जो भी हमने वाटर डाला वो सारा का सारा वॉइड्स में जाके फिल्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम वाटर डालेंगे वो क्या करेगा, अब इसके बाद जो वाटर डालेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, वो वॉइड्स में तो जा नहीं सकता क्योंकि वॉइड्स में पहले से ही वाटर फिल्ड हो गया। तो वो क्या करेगा, वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। दैट्स वाई द शेप ऑफ द ग्राफ इज लाइक दिस। यहां से यहां तक कांस्टेंट है और इस पॉइंट के बाद जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। तो अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि देखो ये तो सेम है, सॉलिड पार्ट सेम रहेगा और ये हमारे पास वाटर इतना हमारे पास पहले से ही था, अब भी है। अब हमने क्या किया, इसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया। तो अब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि अब हमारे पास वॉइड्स नहीं है, ठीक है। तो आप देख लो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, जो थर्ड वाला है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अब हमारे पास क्या होगा, जो एस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब कि ये सॉइल जो हमारा है ये सुपर सैचुरेटेड हो गया। ये सॉइल हमारा फुल्ली सैचुरेटेड था, ये सॉइल सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। ये सॉइल हमारा सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। तो इसके बाद जो भी हमारे पास सॉइल होगा वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में होगा और इससे पहले हमारा किस कंडीशन में होगा, पार्सली सैचुरेटेड में। और इस पॉइंट पर ड्राई होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ की शेप ऐसे आती है। तो ये सेमी सॉलिड रीजन, उसके बाद प्लास्टिक रीजन, उसके बाद लिक्विड रीजन, ठीक है। तो ये समझ गया ना कि ग्राफ की शेप ऐसी क्यों आती है, ठीक है। तो ये था कंसिस्टेंसी के बारे में। अब देखते हैं कि जो हमारे पास देखो ये जो लिक्विड है, इसका मतलब कि अगर हमारे पास सॉइल इस स्टेज में है तो जो सॉइल है, सॉइल फ्लो करने के पास है, मींस सॉइल की जो शेयर स्ट्रेस है वो नेग्लिजिबल है। शेयर स्ट्रेंथ जो है सॉइल की वो नेग्लिजिबल है, मींस इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अबाउट टू फ्लो। जो हमारे पास सॉइल है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो देखते हैं कि इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और डेफिनेशन देखो, ये जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स हमने पढ़ी दैट इज द श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, देखो कंसिस्टेंसी लिमिट का मतलब होता है इट इज व्हाट, ये क्या है, एक बाउंड्री है दो स्टेज के बीच की। सो कंसिस्टेंसी लिमिट इज व्हाट, कंसिस्टेंसी लिमिट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू स्टेजेस, ठीक है। इट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू स्टेजेस, लिख लेते हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट इट इज अ बाउंड्री बिटवीन टू
2 स्टेजेस, ठीक है। और वो स्टेज क्या हो सकती है, वो स्टेज कुछ भी हो सकती है। देखो अब लिक्विड लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड लिमिट इज डिफाइंड बाय द when the consistency change from the liquid state to the plastic state or vice versa, then this limit is known as the liquid limit, ठीक है। मतलब जब भी हमारा कोई सॉइल का सैंपल एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाएगा, चेंज होगा, तो जिस पॉइंट पर चेंज होगा उस पॉइंट को हम लिमिट बोलेंगे। और कौन सी लिमिट बोलेंगे, लिक्विड लिमिट। ये है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब it is that amount of water when the consistency of the soil is changed from the semi solid to plastic or plastic to semi solid। श्रिंकेज लिमिट भी ऐसे ही कि ये वो अमाउंट ऑफ वाटर है जहां पर जो हमारे पास सॉइल सैंपल था वो सॉलिड स्टेज से सेमी सॉलिड में चेंज हो गया, या वाइस वर्सा, मीन्स या सेमी सॉलिड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट का मतलब देखो, लिक्विड स्टेज का मतलब होता है एट लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट पर क्या होता है, सोइल हैज नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ, नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। कि अगर हमारे पास सॉइल सैंपल जो है वो इसी स्टेज में है तो उसके पास जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो नेग्लिजिबल होगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी शेयर स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा होगी सॉलिड स्टेट में, जब हमारे पास जो सॉइल होगा वो सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं यहीं पे कि ग्राफ हम किस किस के बीच में देखेंगे। ग्राफ हम देखेंगे कि जो हमारे पास शेयर स्ट्रेस है और उसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है उसके बीच में ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट करा स्ट्रेन को और वाई एक्सिस पर स्ट्रेस को, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जो ग्राफ आते हैं वो कुछ इस टाइप से आते हैं, ठीक है। ये जो पहला ग्राफ है ये है कि जब हमारे पास जो सॉइल है वो कौन सी स्टेज में है, वो लिक्विड स्टेज में है। ये कि जब हमारे पास सॉइल प्लास्टिक स्टेज में है, एंड दिस इज फॉर द सॉलिड और सेमी सॉलिड सॉइल, ठीक है। तो देखते क्या पता कैसे चलेगा किसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में। तो देखो स्ट्रेस है, सेम स्ट्रेस पे एक लाइन काट दी, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में देखते हैं कि कितना स्ट्रेन आया। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में आया, देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है जब भी हम मूव कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यू दे देते हैं स्ट्रेन की, ठीक है। ये 5, 10, 15। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस में आया, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन हमारा आया, कौन से ग्राफ को कट कर रहा है, ये कट कर रहा है कि जब हमारे पास जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ पर आया, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन हमारा आया कि जब हमारा जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि लिक्विड स्टेट में जो सॉइल होता है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। मीन्स जो सॉइल होता है वो अबाउट टू फ्लो कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इससे कम जो हमारे पास शेयर स्ट्रेन है वो आता है किस कंडीशन में, वो आता है कि जब हमारे पास जो सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेज में है, ठीक है। तीसरा हमारा जो सबसे कम जो स्ट्रेन आएगा, सबसे कम स्ट्रेन कब आएगा, सबसे कम स्ट्रेन तब आएगा जब हमारे पास जो सॉइल होगा वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ये था सिंपल कंसिस्टेंसी के बारे में। मीन्स हमने क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी कंसिस्टेंसी की और हम कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ा, ठीक है। क्योंकि ये इस रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से ही क्वेश्चन बनेंगे, जब भी जो भी न्यूमेरिकल होगा वो इस ग्राफ की हेल्प से ही बनेंगे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी लिमिट कैसे निकालते हैं। मेनली लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है और श्रिंकेज लिमिट है, कि ये जो भी हमारे पास लिमिट्स होती है इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर को हम एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। जो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, मीन्स 2 लेक्चर बचे,
अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में, और उससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की, जैसे कि थिक्सोट्रोपी हो गई या कोलैप्सिबिलिटी हो गई या एक्टिविटी हो गई, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है ना, उन सब प्रॉपर्टीज़ को हम कवर करेंगे, और जो फर्स्ट चैप्टर है सॉइल का उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था सबसे बड़ा चैप्टर था सॉइल का, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें मीन्स पूरी सॉइल से जो 10% पार्ट है, पूरी सॉइल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से 10% जो है वो फर्स्ट चैप्टर से आता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर को हमने थोड़ा धीरे धीरे समझा और पूरा एक्सप्लेनेशन से समझा। सब फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले वैसे ज़्यादा नहीं थे, बस हमने क्या देखा था, जो सॉइल का इंटर रिलेशंस था उसमें फॉर्मूले थे हमारे पास 7-8, तो फॉर्मूले वो थे। और उसके बाद लिक्विड लिमिट के या प्लास्टिक लिमिट के कुछ फॉर्मूले होंगे, वो देखेंगे। तो फॉर्मूले पहले चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो कि हम समझ चुके। तो आज की जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में देखते हैं कि लिक्विड लिमिट और जो भी हमारे पास प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज लिमिट है उसको हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर जीनियस फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।